आज हम टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में बात करें। बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के चार टूल्स हैं: कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो। कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, सब में आप एनालिसिस लगा दीजिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो में हम रेशियो एनालिसिस लगाएंगे, एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास कितने मेन टूल्स हो गए? चार: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो। याद हो गया? अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ ईच कंपोनेंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 or more accounting period prepared in the form sharing financial data। यानी कि जब हम फिनेंशियल डाटा के हर एक कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट और आइटम, हर एक कंपोनेंट का 2 or more अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उससे जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं फिनेंशियल डाटा के हिसाब से, फिनेंशियल डाटा के लिए और के हिसाब से, वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में पहले बांट सकते हैं: इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ये जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कंपैरिजन करेंगे वो दो पार्ट में बढ़ जाता है: इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन और इंटर फॉर्म कंपैरिजन। जब हम 2 या 2 से अधिक ईयर के फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो वो इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। सिंपल सी बात, अगर स्कूल में इंटर क्लास होता है और इंट्रा क्लास होता है, इंटर क्लास में क्या होता है? क्लास के अंदर एक ही क्लास के 2 ग्रुप में कंपटीशन हो, यानी कि जब कंपैरिजन एक ही फॉर्म के 2 या 2 से अधिक ईयर के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं। और जब एक फॉर्म के फिनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरे फॉर्म के फिनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारे लिए इंटर फॉर्म कंपैरिजन होता है। तो बेसिकली क्या हो गया? हमारे पास 4 टूल्स आए। कौन कौन? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो। फिर हम इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले 2 पार्ट में बांट लिए: इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन और इंटर फॉर्म कंपैरिजन। इंट्रा फॉर्म में क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक साल के एक ही फॉर्म के फिनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं, पिछला साल अच्छा था या ये साल अच्छा है। और इंटर फॉर्म कंपैरिजन में 2 अलग अलग फॉर्म के, 2 अलग अलग बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपैरिजन करते हैं। अब बात ये आती है कि हम करते क्यों हैं? कंपैरिजन के क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटी क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपेरेबल। देखिए, जो फाइनेंशियल डाटा होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। आपको अकाउंट्स आती है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिसको अकाउंटिंग कम आती है, नहीं आती है, या दूसरे स्ट्रीम से जिसने पढ़ा है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, उसके लिए इसको समझना इजी नहीं होगा।
और वैसे भी अगर आपको भी कंपैरिजन करना है तो सारे डाटा लेके कैसे कंपैरिजन आप करेंगे। तो अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेंगे तो डाटा की प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाएगी और आराम से आप दोनों को मिला सकते हैं। अब दूसरा होता है इंडिकेट ट्रेंड्स, यानी अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, आपकी कौन सी चीज़ें आइटम टू आइटम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाती है। अब है इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कौन सा फील्ड आपका वीक है, कौन सा फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ये भी बातें इसमें आपको पता चलती है और इसमें वीकनेस और इसकी आप अच्छी तरह पता कर सकते हैं। अगला होता है कंपैरिजन विथ अदर फॉर्म एंड इंडस्ट्रियल डाटा, यानी इंटरफॉर्म कंपैरिजन, यानी दूसरे फॉर्म के डाटा से दूसरे फॉर्म से आप अपने को कंपेयर कर सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरकास्टिंग प्लानिंग। मैनेजमेंट का बेसिक काम होता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग, उसमें भी उस तीनों में भी मेन प्लानिंग है। प्लानिंग के अगर अच्छा नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग किसी काम का नहीं होगा। तो प्लानिंग अच्छा हो इसके लिए आपको कंपैरिजन करके आपको ट्रेंड्स पता करनी पड़ेगी, आपको ये पता करनी पड़ेगी कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा, इस सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, तभी आप आगे अच्छे कर सकते हैं। अब है इम्पोर्टेंस, हम कंपैरेटिव फिनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हमेशा इंटरेस्टेड होता है कि फर्म की ग्रोथ कैसी है, हमारी कैपिटल सेफ है, हमारी आगे कितनी ग्रोथ होगी, हमारी डिविडेंड रेट क्या होनी चाहिए, ये इस सब के बारे में शेयर होल्डर हमेशा अवेयर रहना चाहता है। तो ये फिनेंशियल कंपैरिजन करके, या कोई इन्वेस्टर्स है जो पोटेंशियल है करने वाला है, वो भी ये ट्रेंड्स को एनालिसिस करेगा। डिसीजन एंड प्लान के बारे में अभी हमने बात करा। लेंडर, अगर कोई आपको, तीसरा है लेंडर, अगर आपको कोई लोन देता है तो ये देखती है कि कंपनी अपवार्ड ट्रेंड में है, यानी कंपनी बढ़ रही है, या कंपनी डाउनवार्ड ट्रेंड में है, कंपनी घटती जा रही है, कंपनी की एफिशिएंसी कम हो रही है, ये बात भी आपको पता चलता है। तो इससे वो अपने डिसीजन, लेंडर भी अपने डिसीजंस लेते हैं। अब है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको पैसे कहाँ लगानी है, ये अभी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, रिजर्व से पैसे लगानी है, इन सारी चीज़ों को भी आप इससे पता कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो हम दोनों ही पहलू पे पढ़ते हैं, दोनों ही साइड देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं और इसके मेरिट्स क्या हैं। तो इम्पोर्टेंस मेरिट्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। आपको पता है ये सारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि ये फिनेंशियल डाटा ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है और आप उसको एनालिसिस करते हैं। तो जो हो गया है आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। हाँ, आगे जब आप प्लानिंग करेंगे तब जरूर, लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है तो जो हो गया वो तो हो गया, अब उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। पर्सनल जजमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपको कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कोई अजम्पशंस कोई लेनी होती है तो आप पर डिपेंड, मान सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे या डिमिनिशिंग बैलेंस, ये किस पर डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो पर्सनल जजमेंट, जो बंदा अकाउंटिंग बना रहा है उसने कौन सा मेथड लगाया, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये पर्सनल जजमेंट से इफेक्टेड होता है। जनरल अकाउंटिंग की एक डिमेरिट्स है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर इग्नोर हो जाती है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करता। प्राइस लेवल चेंजेस भी इग्नोर्ड है। मान लो कोई एसेट्स आपने क्या कितने में खरीदा, आज उसकी प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमारे अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से हम हिस्टोरिकल नेचर पे ही उसका बुक में एंट्री करते हैं, फिर उसमें डेप्रिसिएशन हो जाती है, जबकि उसकी प्राइस तो इंक्रीज कर गई है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी भी बहुत सारा है, अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को मानते हैं, तो उससे इसमें डिफरेंसेज आ जाती है, जिससे ये एग्जैक्ट, लोग कहते हैं एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यूटिलिटी नहीं है, बहुत यूटिलिटी वाला चीज़ है, लेकिन लिमिटेशंस बोलते हुए ये बोलना पड़ता है कि ये सारी लिमिटेशंस हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट
जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट बोलता है, और दूसरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसी को हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। यानी कि हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट को दो पार्ट में बांट दिया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब हम आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या होगा? यहां पर ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन का बना रहे हैं। अब जरा फॉर्मेट ध्यान से, ये यहां होता है पर्टिकुलर्स, यहां होता है नोट नंबर, ये हमेशा होगा प्रीवियस ईयर, इसको हम बेस ईयर भी बोलते हैं। ये होगा प्रीवियस ईयर यानी जो पहले वाला ईयर होगा, और ये होगा करंट ईयर, और ये होगा एब्सोल्यूट चेंज, ये होगा एब्सोल्यूट चेंज, ये होगा एब्सोल्यूट चेंज, और ये होगा चेंज इन परसेंटेज। तो क्या सब होगा? पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज। हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपको जो पीछे हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया था, बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगी, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगी। यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, दो पार्ट में हमने बैलेंस शीट को बांटना है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में। मैं एक क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 2 ईयर के दिए हुए हैं, 25 लाख 25 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख 15 लाख, प्रॉपर्टी एंड प्लांट 35 25, इन्वेस्टमेंट 10 लाख 50,000 15 लाख, और करेंट एसेट 6 लाख 50,000 और 4 लाख 50,000। पहले वाला यहाँ पर करंट ईयर लिखा हुआ है और दूसरे वाला बेस ईयर लिखा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें जितने भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पार्ट्स हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किस में आता है? शेयर होल्डर फंड। तो पहले लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे आएगा शेयर कैपिटल। अब जब देखिए शेयर कैपिटल कितना दिया है, प्रीवियस ईयर में भी 25 लाख, मैं ईयर 22 23 नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्रीवियस और करंट ईयर बोल रहा हूँ। तो जो 22 होगा वो प्रीवियस ईयर होगा और 23 होगा वो करंट ईयर होगा। मैं सीधे प्रीवियस और करंट ईयर लिख रहा हूँ। तो 25 लाख 25 लाख, देयर आर नॉट एनी चेंज। तो इस दोनों में ऐसे लाइन लगा देंगे आप। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, आर एंड सरप्लस मैंने लिखा, दैट मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में है 10 लाख, प्रीवियस ईयर में 10 लाख और करंट ईयर में 6 लाख। एब्सोल्यूट चेंज जो होता है इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करंट ईयर में से आपको प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। तो यहाँ करंट ईयर कितना है 6 लाख, प्रीवियस ईयर 10 लाख, तो ये हो गया -4 लाख। तो आप ऐसे 4 लाख लिखेंगे और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, अकाउंटिंग में ये माइनस हो गया। और चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीपल बाय 100। चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट चेंज इन अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीपल बाय 100। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज कितना है 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीपल बाय 100।
तो ये कितना हो गया 40%, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो आपको इसके ब्रैकेट में माइनस लगानी है। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस हेड्स के अंदर आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। पहले मेन हेड लिखना होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है हमारे पास 15 लाख और 16 लाख। तो यहाँ पर कितना हो गया? 15 लाख और यहाँ हो गया 16 लाख। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव 16 लाख माइनस 15 लाख 1 लाख हो गया। अब इसके एब्सोल्यूट चेंज कितना कैसे निकालेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीपल बाय 100 जो आएगा 6.67। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव था। अब आगे करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज मेन हेड बनाऊंगा करंट लायबिलिटीज। ये एक है, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर आ गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गया करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है बेस ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर में 4,50,000, तो हमने प्रीवियस ईयर में लिख दिया 4,50,000 और करंट ईयर में है 5 लाख। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ये कितना हो गया 50,000। अब इसको 50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 मल्टीपल बाय 100 ये हो गया 11.11। अब हमें इसको टोटल कर देनी है। तो इसमें जो हम टोटल करेंगे इन दोनों का टोटल करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के यहाँ डाल देंगे। आप इससे डिफरेंस मत निकालने लगना क्योंकि वो टाइम भी ज़्यादा लेता है और आपकी गलती होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो इसका हो गया कितना 50,000 ये हो गया 54,50,000, ये हो गया 52 लाख। तो डिफरेंस हो गया 2,50,000 निगेटिव। हमने ये निकाला करंट ईयर माइनस बेस ईयर और इसका परसेंटेज फिर 2,50,000 डिवाइडेड बाय 54,50,000 मल्टीपल बाय 100 यानी 4.59 या 4.6 आप लिख सकते हैं। तो एसेट साइड आपका कंप्लीट, लायबिलिटी साइड आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है एसेट साइड के लिए, यानी कि दूसरा हेड्स देंगे एसेट्स। हमने बैलेंस शीट्स को 2 हेड्स में बांट रखा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब हम एसेट साइड में देखें तो हमारे पास दिया हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। तो ये किस हेड्स के आता है? नॉन करेंट एसेट। इसमें तो 2 ही होता है, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स मेन हेड नॉन करेंट एसेट्स। इसमें प्रॉपर्टी में छोटा छोटा लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने लिख दिया नॉन करेंट एसेट्स में। ये दिया हुआ है 25 लाख और 35 लाख, यानी कि इसके बेस ईयर में है 25 लाख और करेंट ईयर में है 35 लाख। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 10 लाख का। अब फिर में 10 लाख और 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीपल बाय 100 ये हो गया 40%। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें दिया हुआ है 15 लाख और 10,50,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 लाख और 10,50,000। तो 10,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, ये हो गया 4,50,000। सेम फॉर्मूला, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर या बेस ईयर मल्टीपल बाय 100 ये आपका आएगा 30%। लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो आपको यहाँ भी ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमें दिया है 14,50,000,
14,50,000 और 6,50,000, 6,50,000। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर या बेस ईयर, तो ये डिफरेंस हो गया 8 लाख। यहाँ भी ऐसे ही निकालेंगे, 8 लाख डिवाइडेड बाय 14,50,000 मल्टीपल बाय 100, लेकिन ये माइनस लगा देनी है, तो ये हो गया 55.17। अब इसको भी आप टोटल कर देंगे, जैसे आपने ऊपर टोटल किया था, ये टोटल हमेशा बराबर ही आएगा, इसलिए इसमें तो सीधे टोटल करके परसेंटेज सेम लिख देंगे। 54,50,000, 52,50,000 माइनस और 4.59। तो ये हमने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया कि कॉमन साइज में हम बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो बेसिक बात है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, आप वो ईयर लिखेंगे जो ईयर दिया हुआ होगा, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे तो वो आएगा एब्सोल्यूट चेंज, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ सकता है, और चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज, जो आपका आएगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीपल बाय 100। अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। फॉर्मेट इसमें भी सेम होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। ऊपर आप लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसमें चेंज इन परसेंटेज हो गया, एब्सोल्यूट चेंज हो गया, करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, नोट नंबर और ये पर्टिकुलर। आप यहां पर लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया नोट नंबर, ये हो गया मैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ही लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट चेंज और चेंज इन परसेंटेज। अब इससे पहले हमने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ाया था, तो होता है उसका पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड कर देते हैं, वो निकलता है टोटल रेवेन्यू, उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं। पहले मैं ना आपको एक बार वो लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं, जो निकल के आता है वो आता है टोटल रेवेन्यू। अब इस टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस सारे माइनस करेंगे तो वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिक जो इसका ये है यही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इजकल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज इजकल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इजकल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिक यही है। अब हम इसको फॉर्मेट में सेट करके एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। आपने ये ध्यान से लर्न कर लेना है क्योंकि यही इसमें सेट करना है हमें। मैंने एक क्वेश्चन फिर आपके लिए लिया है। मान लीजिए हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 15 लाख 10 लाख, हम लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट नंबर चूंकि हमें दिया नहीं होगा प्रैक्टिकली तो इसलिए हम कर नहीं सकते हैं। प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 10 लाख और करेंट ईयर में दिया हुआ है 15 लाख। सेम कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी ये हो गया 5 लाख।
और चेंज इन परसेंटेज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीपल बाय 100। ये सेम होगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीपल बाय 100 50%। अब इस क्वेश्चन में ना अदर रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो अदर इनकम को हम ऐड कर देते, हमारे पास अदर इनकम नहीं दिया हुआ है, तो या एक अदर इनकम वाला ले लेते हैं, रुक जाओ, अदर इनकम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, अदर इनकम हम कुछ ले लेते हैं, अदर इनकम हमारे पास मान लो अदर इनकम लेते हैं 1 लाख, 2 लाख और 1,80,000। तो डिफरेंस कितना हो गया 20,000 बट निगेटिव, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीपल बाय 100, ये हो गया 10%। इसको ब्रैकेट में डाल देना। अब इसको हम अगर टोटल करेंगे तो वो आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, इसको ऐड करो, 12 लाख, इसको ऐड करेंगे तो 16,80,000, 16,80,000 माइनस 12 लाख इजकल टू 4,80,000, पॉजिटिव है। अब 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीपल बाय 100 इजकल टू 40%। अब इसमें से मैंने क्या बोला था, एक्सपेंस, यहाँ साइन नहीं लगाना, एक्सपेंस माइनस कर देंगे। हमारे पास एक्सपेंस है 6 लाख और 10,50,000, 6 लाख और 10,50,000। अब इस दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये हो गया 4,50,000। अब 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीपल बाय 100 इजकल टू 75%। एक्सपेंस माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 6 लाख, यह आ गया 6,30,000, यह आ गया 30,000 और 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इजकल टू 5%। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब माइनस टैक्स कर लेंगे। अगर मान लो 50% टैक्स है, मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए 50% ले लिया है, तो ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3,15,000, ये आएगा 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो ये होगा आपका 5%। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया, सेम 50%। मैंने जानबूझ के लिया, मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। 15,000 5%, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमने दो पार्ट डिस्कस किया। हमने एक किया आपके लिए कॉमन साइज इनकम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहले वाले कंपैरेटिव बैलेंस शीट था, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट था। अब इसके बाद बचता है कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब होता है स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन परसेंटेज और सम बेस। कॉमन साइज स्टेटमेंट परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है रुपी के बदले में। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ सम बेस रेदर देन रुपीज, यानी कैश के बदले में वो किस में कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज में। कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी दो तरह का होता है।
एक होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, यानी ये दो तरह का हो गया, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और दूसरा हो गया कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। इसमें ना क्या होता है कि एब्सोल्यूट आइटम को आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट आइटम को परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा और उसका जो बेस होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फॉर्मेट, इसमें क्या करना, पहले दो थोड़े से चौड़े चौड़े ऐसे बना लेना कॉलम। एक नोट्स नंबर तो जानते हो पतले होता है, उसका काम नहीं होता है। फिर इसको ऐसे क्लोज कर लेना है। अब ये होगा एब्सोल्यूट आइटम्स, ये क्या होगा एब्सोल्यूट आइटम, और इसको आप दो पार्ट में बांट दो। ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। मैं जानबूझकर ईयर का नाम नहीं लिख रहा हूँ, प्रीवियस और करंट का कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। पहले वाले ईयर प्रीवियस होता है, बाद वाला करंट ईयर होता है। और जो परसेंटेज होता है उसको भी आप दो पार्ट में बांटो, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम होगा, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर रेवेन्यू या अदर इनकम इजकल टू टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज इजकल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इजकल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सेम होता है। अब मैं एक क्वेश्चन को कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आपको कन्वर्ट करके देता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। हमने लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर में है 7,50,000 और करंट ईयर में है 10 लाख। इसमें अदर इनकम ऐड होगा, जैसे कि हमने आपको पहले से बताया है कि अदर इनकम या अदर रेवेन्यू ऐड होगा 75,000 एंड 1 लाख। अब इसको हम ऐड कर देंगे। आप ये लाइन बनाते हुए इस लाइन को यहाँ तक, अभी ये मैंने खाली छोड़ा है, यहाँ तक लेके चले जाएंगे और जो निकलेगा वो होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू ये हो गया 8,25,000 और ये हो गया 11 लाख। इसमें से हमें माइनस करना होता है एक्सपेंसेज। मेन हेड्स हो गया एक्सपेंसेज, इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ है परचेजेज ऑफ स्टॉक। इसको पहले आपने डबल लाइन से क्लोज कर लेनी है ताकि ना फिर ये उसमें घुल मिल ना जाए। थोड़ा मोटा सा लाइन बना देना। हाँ, परचेजेज ऑफ स्टॉक 6 लाख 7,50,000। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, मैं चेंज के लिए डेल्टा बनाता हूं, आप लोग चेंज लिखेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री 10,000 माइनस 50,000। चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। और अदर एक्सपेंसेज 7,500 एंड 10,000। अब आप इस एक्सपेंस को भी अलग से टोटल कर लीजिए। ये हो गया 6,17,500 एंड 7,10,000। अब इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे वो निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने इसमें से माइनस किया, ये हो गया 2,07,500, दिस माइनस दिस।
फिर इसमें से हम इसको माइनस करेगा तो ये हो गया 3,90,000। अब इनकम टैक्स दिया हुआ है 50% लेस टैक्स, या इनकम टैक्स लिखे हुए 50% मतलब आधा कर लेना है। 1,03,750 और 1,95,000। अगर हम टैक्स माइनस करेंगे तो ये जो निकल के आता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 50% है तो सेम आएगा 1,03,750, 1,95,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें जो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आइटम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। हर एक में आपको लगाना है आइटम अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। तो पहले वाले में क्या होगा, तो इसमें जो रेवेन्यू है वो हो गया 100 क्योंकि ये बेस है। तो आइटम ये कितना है 75,000, तो कैसे निकालेंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100, तो ये हो गया 10%। अब फिर इसका निकालना है 8,25,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100, 110। फिर इसका निकालेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100, ये हो गया 80%। इसी तरह 10 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100, ये आएगा 1.33। सेम 7,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100 यानी कि 1%। अब 6,17,500 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीपल बाय 100 इजकल टू 82.33। इसी तरह सेम निकालते जाएंगे और इसका आएगा 27.67, 13.83 और 13.84 या 3 लिख लें। अब इसी तरह इसका निकलेगा, इसमें भी 100 लिख देंगे। इसमें 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीपल बाय 100, इसमें भी आएगा 10%। 11 लाख डिवाइडेड बाय इसमें 110। उसी तरह 7,50,000 मल्टीपल बाय 10 लाख मल्टीपल बाय 75, दैट्स ऐसे ही ये ब्रैकेट हो जाएगा 171, 39, 19.5, 19.5। यानी बेसिकली कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर ये वाली सेम रहेगी। पहले इसको आप कॉपी कर लेंगे, लिख लेंगे, बना लेंगे अच्छी तरह सेट करके, और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। इसको 100 मान रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 ले लेंगे और उसके बाद आइटम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यही फॉर्मूला आप लगेगा। अब एक बच गया हमारा इसमें और वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो बेस ईयर होता है इसको हम, ये हट जाएगा। फॉर्मेट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बदले में मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट कर देता हूं। यहाँ पर जहाँ पर आपने इनकम स्टेटमेंट डाला था उसके बदले आप बैलेंस शीट लिख देंगे। और अब हम एक बैलेंस शीट लेते हैं जिसको हम कॉमन साइज बैलेंस शीट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें वही पहले हम बैलेंस शीट को दो पार्ट में बांटेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब हमने जो एक क्वेश्चन लिया है उसमें आप देखें कि हमने कैसे करना है। सबसे पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी आप EQUIT पूरा लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमने मेन हेड्स दिया। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर शेयर होल्डर फंड। प्रीवियस ईयर का है 10,20,000, यहाँ पर 10 लाख और 20 लाख।
कॉमन साइज में इसको बाद में भरना है, इकट्ठे साथ साथ काम नहीं होता है, बाद में करना है। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज 5 लाख और 20 लाख। उसके बाद है करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज है 5 लाख और 10 लाख। अब इसको हम लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, इसको हम टोटल कर लेंगे। इस लाइन को आप यहां तक ले जाओ, इसको हम टोटल कर लेंगे। ये हो गया 20 लाख और ये हो गया 50 लाख। अब हम आएंगे एसेट्स में, दूसरा पार्ट एसेट्स। एसेट्स में दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स, $12,50,000 एंड 30 लाख। उसके बाद है करेंट एसेट्स, इसमें दिया हुआ है 7,50,000 एंड 20 लाख। आपको पता है ये बैलेंस शीट है, इसीलिए ये दोनों हमेशा इक्वल ही होगा। ये है 20 लाख 50 लाख। यहां तक तो सेम बैलेंस शीट हमने बनाया। अब आपको इसके परसेंटेज निकालने होते हैं। इसमें परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। टोटल में आपको मैंने ये नहीं लिखा कि लायबिलिटीज का टोटल लायबिलिटीज में और एसेट्स का टोटल एसेट्स में, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में हमेशा इक्वल होता है। तो अब देखिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल बाय 100। आइटम हो गया 10 लाख, टोटल 20 लाख मल्टीपल बाय 100, ये हो गया 50%। इसी तरह 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल 100 25। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल 100 25, ये 100 हो गया। इसी तरह ये 100 होगा। अब इसमें 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीपल बाय 100 40%, ये भी सेम 40%। और 10 लाख डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 20%। अब इसी तरह इसका निकालेंगे 12,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल बाय 100 62.50। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीपल बाय 100 37.50 और ये भी हो गया 100%। इसमें भी ये 100% होगा, टोटल है। तो इसमें 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीपल बाय 100 60 और 20 लाख डिवाइडेड बाय 50 मल्टीपल हो गया 40%। तो मैंने आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट ये सब समझाया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। चूँकि ये 12th के सिलेबस में इस बार था नहीं और ये CUET के एग्ज़ाम में आ रहा है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अब इसके जो MCQ होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो वो भी पुट करिएगा, हम उस पर भी अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।